Good afternoon, everybody. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एल्डोल और कैनिजारो ये दो रिएक्शंस करवाए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो मैं एक बार आपको क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ एल्डोल एंड कैनिजारो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एल्डोल कंडेंसेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर और कंफर्म टॉपिक उस पर बेस्ड आएगा ही आएगा। और ना सिर्फ एकेडमिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एल्डोल पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि वी नीड एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, बट यू नीड 2 मॉलिक्यूल्स containing at least 1 alpha hydrogen, and when these two molecules are treated with a dilute alkali तो इनिशियली एक एल्डोल बनता है और उस एल्डोल को जब हम 400 केल्विन पे हीट करते हैं तो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन हो जाती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। इसका शॉर्टकट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट मॉलिक्यूल एज इट इज लिखना होता है और फर्स्ट वाले के ऑक्सीजन आइटम के साथ सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन पीछे ब्रैकेट में एनक्लोज करना होता है। ऐसा करने से एल्डोल बन जाता है। मैकेनिज्म में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जब हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इन दो मॉलिक्यूल्स में से वन मॉलिक्यूल विल बिकम अ न्यूक्लियोफाइल व्हाइल अदर विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो मॉलिक्यूल एक्ट करता है जिसका आप अल्फा हाइड्रोजन पीछे लिखते हो, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल वो एक्ट करता है जो आप फर्स्ट हाफ में लिखते हो एज इट इज, जिसका ऑक्सीजन लेते हो। तो आपको अगर आप डायरेक्टली भी रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाया था। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज एग्जैक्टली द सेम, बट द ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो दो कार्बोनाइल के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस केस में आपको 4 डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 2 क्रॉस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाँ, अगर इन दो मॉलिक्यूल्स में जो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना आपने क्रॉस करते वक्त, अगर इन दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है तो भी रिएक्शन तो हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ 4 प्रोडक्ट यू विल गेट 2 प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट एक सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने इस टाइप का भी एक रिएक्शन करवा दिया था। इसके अलावा हमने फिर कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करा था। कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन उन रिडॉक्स रिएक्शंस को बोलते हैं जहां पे सेम स्पीशीज के 2 मोल्स में से एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा मोल रिड्यूस हो जाता है। तो कैनिजारो रिएक्शन में वी नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेने हैं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले, and when these two molecules are treated with concentrated alkali, concentrated KOH या concentrated NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो इनमें से एक मॉलिक्यूल will get oxidized to the salt of an acid और दूसरा वाला reduce हो जाएगा to form an alcohol। और इसमें देखिए दो बने बनाए ऐसे मॉलिक्यूल्स, दो रेडीमेड मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो तो होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बना सकते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आप हटा के और सब्स्टिट्यूट कर दो कुछ मिथाइल वगैरह। जैसे आप इथेनॉल ले लो फॉर एग्जांपल, दिस इज CH3CHO। अभी तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं ये तीनों H हटा के 3 मिथाइल लगा दूं तो अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप डेवलप कर सकते हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, लेकिन दो बने बनाए मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड होते हैं। और इसका भी मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दिया था। मैकेनिज्म सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखने हैं आपने। इस के मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्राइड अटैक इन्वॉल्व होता है। पहले OH नेगेटिव, NaOH से मिलने वाला OH नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किसी एक कार्बोनाइल के ऊपर, बदले में वहां से H नेगेटिव निकलता है और वो दूसरे कार्बोनाइल के ऊपर अटैक कर देता है। तो मैकेनिज्म सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखिएगा, सीबीएसई में नहीं पूछे जाएंगे। तो बताइए कैनिजारो और एल्डोल से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोगों को, या हम अपने लास्ट रिएक्शन पे मूव करें? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, देखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने 10 रिएक्शंस कर ली हैं। नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट रिएक्शन। इस कैटेगरी में हम अपना आखिरी रिएक्शन देखने जा रहे हैं, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसे हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म टेस्ट, इसी तरह से आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए
only for methyl ketones. देखिए एल्डिहाइड्स तो इस टेस्ट को देते ही नहीं, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं बताऊंगा, बट जनरली एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते। और कीटोन में भी सिर्फ वो कीटोन देते हैं जिनके कार्बोनाइल के बिल्कुल एडजेसेंटली एक मिथाइल लगा होता है, मिथाइल कीटोन्स इस टेस्ट को देते हैं। तो सब लोग इसकी थ्योरी लिखिए, मैं बोल रहा हूं। When methyl ketones are treated with, when methyl ketones are treated with excess of iodine, treated with excess of iodine in presence of an alkali, excess of iodine in presence of an alkali, then a characteristic smelling yellow PPT, characteristic smelling yellow PPT of iodoform is obtained. Characteristic smelling yellow PPT of iodoform is obtained. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, besides all methyl ketones, besides all methyl ketones, besides all methyl ketones, this test is given by, this test is also given by this test is also given by all such alcohols, all such alcohols whose beta carbon is methyl, all such alcohols whose beta carbon is methyl. ब्रैकेट में लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, एटसेट्रा। फर्दर लिखिए, among aldehydes this test is exceptionally given by ethanol. This test is exceptionally given by ethanol. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्टिव पेपर आता है ऑर्गेनिक का, उसमें एक तो कन्वर्जन जरूर होते हैं, दूसरा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जरूर होते हैं 100%। मतलब ये आपको ऑर्गेनिक का एक ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उस ब्लूप्रिंट में आपको बताया जाएगा कि फाइनल एग्जाम में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जरूर आते हैं। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स में आपने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था, उस टाइप के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जरूर आते हैं। और ये याद रखिएगा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला टेस्ट हैलोफॉर्म टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड इसे दे देते हैं। मिथाइल कीटोन्स तो देते ही हैं, मिथाइल कीटोन की तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसके अलावा बहुत सारे अल्कोहल भी इसे देते हैं, और एल्डिहाइड्स में सिर्फ इथेनॉल इसे देता है। अब पहले समझिए इसे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि होता कैसे ये रिएक्शन, फिर उसके बाद इथेनॉल पे भी देखेंगे इसका एग्जांपल। देखो, सबसे पहले यू नीड टू नो मिथाइल कीटोन किसे कहते हैं। मिथाइल कीटोन कोई भी ऐसा कीटोन जिसमें कीटोन के बिल्कुल बराबर में मिथाइल लगा हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
दिस इज अ मिथाइल कीटोन, कीटोन के बिल्कुल एडजेसेंटली मिथाइल है। इसमें तो दोनों ही तरफ है, एटलीस्ट हमें एक तरफ तो चाहिए ही होता है। जब भी आप इस मिथाइल कीटोन को आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे, एक्सेस ऑफ आयोडीन, ये याद रखिएगा कि हैलोजेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हैलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी सोच सकते हैं आप कि हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे जस्ट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो उनमें दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बड़ी अच्छी है, और दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी अच्छी होना मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और हाइड्रोजन रिमूव करके भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी भी मिथाइल कीटोन को 3 मोल्स ऑफ I2 से रिएक्ट करवाएंगे, तो कीटोन के बिल्कुल एडजेसेंट में जो मिथाइल है ना, यहां से तीनों H हट जाएंगे और 3 H के बदले 3 I लग जाएंगे। These 3 H will be substituted by 3 I, तो ये बन जाएगा CH3CO CI3। और इस स्टेप में अगर आप कैलकुलेट करो ना, तो यहाँ पे निकला है -3H, ठीक है। ये वाले 3 I बचेंगे और 3 H 3HI निकल जाएगा। ये CI3 लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा आपको, दिस इज CI3। इसके बाद हम इसे HONA, दिस इज NaOH। मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया एक्सेस ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली। इसके बाद हम इसे एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे, तो एल्कली के साथ क्या होगा, ये वाला CI3 और ये वाला H, ये CHI3 निकल जाएगा, CHI3। ये एक येलो कलर का पीपीटी होता है, एंड इट स्मेल्स लाइक आयोडेक्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेलिंग येलो कलर का पीपीटी मिलता है CHI3। जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, वैसे CHI3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं। साइड प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, देखो CHI3 तो ये निकल गया, और इस C डबल बॉन्ड के आगे ONA लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONA। तो कोई भी मिथाइल कीटोन, एनी मिथाइल कीटोन, उसमें जो मिथाइल होगा ना, उसमें बिल्कुल सब यही कुछ होगा। पीछे चाहे कोई सी भी चेन लगी हो, लेकिन अगर जिस साइड मिथाइल होगा वहां पे पहले 3 H हटेंगे, 3 आयोडीन लग जाएंगे, एंड आफ्टर दैट ये CI3 NaOH के H के साथ आयोडोफॉर्म बना लेगा। तो ये मिथाइल कीटोन्स का एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है। अगर आपको एक मिथाइल कीटोन और एक नॉन मिथाइल कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है, तो आप बड़े आराम से इस टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये नोट करो। और आप सब लोगों को याद आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको एक बार, जब हम टर्म 1 की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, तब मैंने समझाया था। नोट करिए। ओके, Done, sir. ठीक है। अब देखिए, बिसाइड्स मिथाइल कीटोन्स, मैंने आपको बताया वो सारे अल्कोहल भी इस टेस्ट को देते हैं जिनका बीटा कार्बन मिथाइल होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बीटा कार्बन मिथाइल होता है वो ध्यान से देखो, इसे लिखा रख देते हैं। अब एक और रिएक्शन, मान लीजिए CH3COH CH3। आप देखिए, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। आपको पता है अल्फा OH के बराबर वाला ये वाला कार्बन अल्फा है, और अल्फा के एडजेसेंटली ये बीटा है, तो देखिए बीटा कार्बन मिथाइल है, ठीक है। तो वो सारे अल्कोहल जिनका बीटा कार्बन मिथाइल होगा, वो सारे भी इस टेस्ट को दे देंगे। कैसे दे देंगे वो ध्यान से सुनिए। देखो, इसमें आप आयोडीन तो यूज करते हो ना, तो ये आयोडीन बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले क्या करेगा, इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। आयोडीन क्या करेगा, एक H यहां से निकालेगा, एक H यहां से निकालेगा, जस्ट लाइक PCC। जैसे PCC हाइड्रोजन रिमूवल करता है, वैसे आयोडीन भी करेगा, एक H यहां से निकालेगा, एक H यहां से निकालेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल कीटोन। और जैसे ही मिथाइल कीटोन बनेगा, उसके बाद फिर यही मैकेनिज्म आगे प्रोसीड हो जाएगा।
तो बिसाइड्स मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ इसे, उसके बाद 3I2/NaOH से फर्दर रिएक्ट करके ये CH3COONA प्लस CHI3 दे देगा। तो ये याद रखिएगा, हर ऐसा अल्कोहल जिसका बीटा कार्बन मिथाइल है उसमें हमेशा ये टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि बीटा कार्बन मिथाइल है, अगर आप उसे आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे तो पहले तो अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल डेवलप होगा, और जैसे ही यहाँ कार्बोनाइल डेवलप होगा फिर उसके वाले मिथाइल बराबर वाले मिथाइल पे 3 I आएंगे और वो CI3 NaOH के साथ रिएक्ट करके CHI3 बनाएगा। आप सब लोग बताइए, बोर्ड पे देखते रहिए, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। क्या इथेनॉल देगा इस टेस्ट को? Yes, sir. Sir. इथेनॉल भी देगा, क्योंकि इथेनॉल में ये रहा बीटा कार्बन मिथाइल, ठीक है, तो इथेनॉल भी इस टेस्ट को देगा। एनीवेज ये वाला एग्जांपल भी नोट करिए। यहाँ पे -2HI लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए, CH3CH2CH2OH, दिस इज प्रोपेन 1ऑल और ये है प्रोपेन 2ऑल, ठीक है। प्रोपेन 1ऑल आयोड फॉर्म टेस्ट देगा आपके हिसाब से? No, sir. No, sir. ये नहीं देगा, क्योंकि इसके No, sir. अल्फा बीटा बीटा कार्बन मिथाइल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये टेस्ट नहीं देगा। अच्छा आप सब लोग बताओ, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है तो हम ल्यूकास टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. एज वेल एज आयोडोफॉर्म के थ्रू भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोपेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, CH3CH2OH, ये दोनों अल्कोहल हैं, दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो आप यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो ल्यूकास टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखिए, आयोडोफॉर्म बहुत जगह यूज होगा, अल्कोहल्स में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडोफॉर्म यूज हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया एल्डिहाइड्स में एक मेंबर होता है इथेनॉल, CH3C OH, ये भी इस टेस्ट को दे देता है, एंड एग्जैक्टली द सेम वे, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा। सबसे पहले आप इसे आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे, तो जैसे कार्बोनाइल के बराबर वाले मिथाइल पे 3 H हटे और 3 I लग गया, यहाँ पे भी वही। देखो ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के इधर वाले मिथाइल पे 3 H हटेंगे और 3 I लग जाएंगे। मैं इसे फ्लिप करके लिख देता हूं, उल्टा करके लिख देता हूं ऐसे, CI3, ये आया समझ में? CHO के बराबर पे 3 H हट के 3 I लगे, और फिर आप इसे NaOH से रिएक्ट करवा दो, तो अगेन CHI3 प्लस HCOONA, तो ये भी एक येलो पीपीटी दे देगा। तो एल्डिहाइड में दिस इज द ओनली मेंबर, क्योंकि देखो एल्डिहाइड हमें ना आयोडोफॉर्म बनाने के लिए वी नीड 3 हाइड्रोजन आइटम, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आइटम चाहिए, और वो सिर्फ इस इथेनॉल में ही मिलेंगे, इसके अलावा आप प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल कुछ भी बना लो, आपको इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे। तो इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड जो इस टेस्ट को दे सकता है। इथेनॉल का भी एग्जांपल नोट कर लो और बताओ ये भी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। Done, sir. ओके, सो देखिए विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, इस चैप्टर में अभी हमें एक तीसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है, लेकिन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी,
तो इथेनॉल में वो बीटा कार्बन वाला कंसेप्ट तो यूज नहीं हो रहा ना? नहीं, एक्चुअली बीटा कार्बन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हम अल्कोहल्स के लिए बात करते हैं, सो दैट वो अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस ठीक है ना? यस अदरवाइज तो हमें ये अल्फा पोजीशन पे मिथाइल चाहिए। कीटोन में भी देखिए अल्फा पोजीशन पे मिथाइल चाहिए। ये कीटोन था, इसका अल्फा मिथाइल होना चाहिए, एल्डिहाइड का अल्फा मिथाइल। एल्डिहाइड सिर्फ यही वाला एक एल्डिहाइड है इसलिए जिसका अल्फा मिथाइल हो सकता है, इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड नहीं है जिसका अल्फा कार्बन मिथाइल हो। यस, एक यही है। कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग डाल लीजिए। सर मिथेनॉल टेस्ट। हाँ जी, निखिल आप सर clearly ये audible? मिथेनॉल टेस्ट दे सकते हैं? नहीं, मिथेनॉल क्यों देगा? मैंने आपको बताया ना, सिर्फ वो अल्कोहल देते हैं जिनका बीटा कार्बन मिथाइल होता है। इसमें तो बीटा कार्बन ही नहीं है, मिथेनॉल नहीं देगा ना इस टेस्ट को। ओके सर। एक मिनट वेट करिए बस। आप लोग प्लीज मेरा 2 मिनट्स वेट करिए, मैं अभी आ
Sorry for that. Carboxylic acids are RCOOH. सबसे पहले we'll start with the preparations of carboxylic acids. लगभग 5 preparations हम आपके सिलेबस में करेंगे, 4 या 5 preparations. वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है ये. बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, हेडिंग डालिए. ओके, बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए. When cyanides are completely hydrolyzed, when cyanides are completely hydrolyzed in acidic medium, cyanides are completely hydrolyzed in acidic medium, then carboxylic acids with same number of carbon atom, then carboxylic acids with same number of carbon atoms, carboxylic acids with same number of carbon atoms are obtained. Done. Carboxylic acids with same number of carbon atoms are obtained. देखिए, ऑल्दो हम चैप्टर में अपने टॉपिक के अंदर तो पहली बार पढ़ रहे हैं ये प्रिपरेशन, लेकिन टर्म 1 के कुछ कन्वर्जन्स करते वक्त ये वाला स्टेप मैंने आपको अलग से समझाया था. देखते हैं आपको याद है कि नहीं. मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ. देखिए, यू ऑल नो साइनाइड्स होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N. हैंड रेस करिए, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. मैंने बताया था एक बार पहले. बस एक हैंड रेज हुआ है. सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस का मतलब मुझे बताइए, उसके बाद ये बताइएगा कि पार्शियल और कंप्लीट में क्या डिफरेंस होता है. और कोई नहीं बताएगा निखिल के अलावा. दैट्स इट. अनन्या सिंगल. सर हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में सारे बॉन्ड्स, पूरा बॉन्ड टूट जाता है C और N का, एंड पार्शियल में एक टूटता है बाय बॉन्ड. एक नहीं. हाँ, देखिए, एक्चुअली द डिफरेंस इज दैट, आपने बिल्कुल सही बताया, सारी बातें बिल्कुल सही बताई. हाइड्रोलिसिस का मतलब है, लिसिस मींस ब्रेकिंग एंड हाइड्रो मींस वाटर. तो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड्स को ब्रेक करना इज हाइड्रोलिसिस. अब जब आप अनसैचुरेशन पे, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उस हाइड्रोलिसिस में अगर आप सिर्फ पाई बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, सिग्मा नहीं ब्रेक करते, तो हम उसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस. लेकिन अगर पाई के साथ साथ सिग्मा भी ब्रेक कर देते हैं, सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. साइनाइड्स का यहाँ पे हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, लेकिन मैं पार्शियल भी कर दिखा देता हूँ, दोनों कर दिखा देता हूँ. ध्यान से देखिए, और पार्शियल और कंप्लीट में बस इतना अंतर होगा कि आपको वाटर की अमाउंट थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी कंप्लीट के लिए. कोई अलग कंडीशन नहीं है. अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लोगे तो पार्शियल हो जाएगी. देखो, एक और चीज सुन लीजिए, आप सिर्फ कंप्लीट वाला ही नोट करिएगा, पार्शियल वाला नोट मत करना. वो सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको. देखो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H+, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में 1 वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H+. पहले पार्शियल देखो. पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे. ठीक है, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, एक सिग्मा वाला बचेगा. और मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया हुआ है कि जब भी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस होती है ना,
तो वाटर कभी H और OH में स्प्लिट नहीं होता, बल्कि वाटर का O एक तरफ चला जाता है और दोनों H एक तरफ चले जाते हैं। ये बात बताई थी मैंने कभी? Yes sir. अगर आप देखो, अगर आप सिंगल बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तो वाटर का H एक तरफ जाएगा, OH एक तरफ जाएगा। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तो वाटर का O एक तरफ चला जाएगा, दोनों H एक तरफ चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो कार्बन की भी 2 वैलेंसीज कम हो जाएंगी, नाइट्रोजन की भी 2 कम हो जाएंगी। तो वाटर का O तो कार्बन पे आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और दोनों H नाइट्रोजन पे चले जाएंगे, ये बन जाएगा NH। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड्स बनते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बिल्कुल सिग्मा और पाई सारे टूट जाएंगे। तो नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसीज कम हो जाएंगी और कार्बन की भी 3 वैलेंसीज कम हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन तो क्या करेगा, यहां से 3 हाइड्रोजन निकाल के अमोनिया बना लेगा। यहां से 3H निकाल के अगर अमोनिया बना दिया जाए, तो 3H निकलने के बाद यहां पे एक H और 2 ऑक्सीजन बचेंगे, OOH बचेगा। वो OOH कार्बन के ऊपर आ जाएगा लाइक दिस, CH3COOH। तो अब आपको एसिड मिल जाएगा। तो साइनाइड्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिलता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन नोट करेंगे। बताइए आपको कंप्लीट और पार्शियल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। यस ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन। जितने कार्बन वाला आप साइनाइड लेंगे, आपको उतने ही कार्बन वाला एसिड मिल जाएगा। इथेन नाइट्राइल से इथेनॉइक एसिड, प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेन नाइट्राइल से ब्यूटानॉइक एसिड, ठीक है। सो पहली प्रिपरेशन, डन सर। okay. Second preparation is by carbonation of Grignard reagent followed by hydrolysis. इसमें कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जितनी हेडिंग है ना वही थ्योरी है बेसिकली। एक चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनिक में आप कहीं पे भी कार्बोनेशन नाम से कोई रिएक्शन पढ़ो ना, कार्बोनेशन, तो समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाना है। कार्बोनेशन का मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट को हम एसिडिक मीडियम में वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कैसे अटैक करता है। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड ऑन आइदर साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और चार्ज सेपरेशन देखिए, यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन एटम्स पे पार्शियल नेगेटिव, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं CO2 के बारे में, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, इसके इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि लीनियर होने की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। सो ओवरऑल ये नॉन पोलर होता है, लेकिन इसके इंडिविजुअल एटम्स पे पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पे पार्शियल पॉजिटिव है और R पे पार्शियल नेगेटिव है। तो पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो एल्काइल ग्रुप है, द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जैसे ही देखिएगा कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R निकल के कार्बन के नीचे अटैक कर देता है, और अगर यहां से R निकल के कार्बन के पीछे अटैक कर देता है, तो कार्बन यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा और उस O पे MgX आ जाएगा, ठीक है। R चला गया कार्बन पे, MgX चला गया ऑक्सीजन पे, और आपको मिल गया RC डबल बॉन्ड O OMgX। ये बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes sir. पक्का वो आ गया सबको समझ में? यस सर।
ठीक, फाइनली वी विल हाइड्रोलाइज दिस मॉलिक्यूल. अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड क्लीव होगा, वाटर का H यहां आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा. तो आप देखिए लेफ्ट वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा आपको, RCOOH प्लस मैग्नीशियम के एक तरफ X एक तरफ OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड. सो दिस इज अनदर प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी नोट करें. दिस इज कार्बोनेशन ऑफ Grignard reagent followed by hydrolysis. Done, sir. Okay. Done, sir. Next is by oxidation of alkyl benzenes. By oxidation of alkyl benzenes. When any alkyl benzene is oxidized, is strongly oxidized लिखेगा. When any alkyl benzene is strongly oxidized with either alkaline KMnO4, alkaline KMnO4 के आगे कॉमा लगाइए, acidified potassium dichromate, और chromic acid H2CrO4 or chromic acid, then irrespective of the alkyl chain length over the ring, irrespective of the alkyl chain length over the ring, benzoic acid is always obtained as the main product. Benzoic acid is always obtained as the main product. देखिए ये सब अलग अलग तरह के अल्काइल बेंजीन्स हैं, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन, चाहे 50 कार्बन की चेन ही क्यों ना लगी हो, कोई सा भी अल्काइल बेंजीन ले सकते हैं आप, एनी अल्काइल बेंजीन. अगर आप इन अल्काइल बेंजीन्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, जितने भी मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको करवाए थे, क्रोमिक एसिड करवाया था, मतलब आप पीसीसी को छोड़ दो और आप जोन्स रिएजेंट को छोड़ दो, ठीक है, उसके अलावा आप बाकी कोई भी ले सकते हो. अल्कालाइन KMnO4 या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या क्रोमिक एसिड वगैरह भी ले सकते हो. तो जब भी आप किसी भी अल्काइल बेंजीन को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे विद आइदर KMnO4 और K2Cr2O7, तो आप देखेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द अल्काइल चेन लेंथ, चाहे कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन लेंथ लगी हो,
चाहे कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन लेंथ लगी हो रिंग के ऊपर, यू विल ऑलवेज ऑब्टेन बेंजोइक एसिड एज द मेन प्रोडक्ट। यहां पे भी आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, यहां पे भी आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, यहां पे भी आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। इट डजंट मैटर कि रिंग के ऊपर कार्बन कितने थे, ये तो 3 कार्बन है, अगर 50 कार्बन लॉन्ग चेन भी होती तो भी आपको बेंजोइक एसिड ही मिलता। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि बाकी के कार्बन कहां गए। देखो ये याद रखिएगा, रिंग के ऊपर जो पहला कार्बन अटैच्ड है ना, पहला कार्बन, वो ऑक्सीडाइज होके COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे जितने भी कार्बन है ना, ये सब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है बेसिकली। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। जितने भी आगे कार्बन होते हैं वो सब फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, सबके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और वो सारे कार्बन CO2 और H2O बना के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो पहला कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो गया रिंग के ऊपर COH बनाने के लिए, प्लस 2 CO2 प्लस 2 H2O साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। मान लीजिए अगर 50 कार्बन की चेन है तो आपको 49 CO2 49 H2O मिलेंगे, एक कार्बन रिंग के ऊपर जो लगा होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द अल्काइल चेन लेंथ आपको बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज वन ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी जो साइड प्रोडक्ट्स होंगे वो CO2 और H2O। तो इज इट क्लियर, ये आप याद रख पाएंगे? यस सर। नोट कर लीजिए। डन सर। ओके, बाकी सब भी कर लीजिए। डन। हमारी अगली प्रिपरेशन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। सब लोगों ने ये तीनों रिएक्शंस नोट कर लिए, मैं इन्हें इरेज कर दूं? यस सर। देखिए ये जो बोर्ड पे हेडिंग डली हुई है इस समय, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ये एक रिपीटेड रिएक्शन है। ये अल्कोहल्स में भी पढ़ा था आपने, एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, अब आप एक बार फिर से पढ़ रहे हो, इसलिए इसकी कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, आपको देख के याद आ जाएगा। देखिए CH3CH2OH, आपको याद होगा अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन करवाया था, जिसमें आपको प्राइमरी अल्कोहल्स का एक पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाया था, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाया था। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे ना PCC से, माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो PCC तो क्या करेगा, एक H यहां से निकालेगा, एक H यहां से निकालेगा और यहां डबल बॉन्ड लाके एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन अगर आप इसे अल्कलाइन केमिनोफोर से करेंगे तो अल्कलाइन केमिनोफोर क्या करता है, अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटा देता है और बदले में डबल बॉन्ड O लगा देता है। अगर इस अल्फा कार्बन पे से दोनों H हट गए और इसके बदले डबल बॉन्ड O लग गया तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। So primary alcohols can be directly converted to carboxylic acid with strong oxidizing agents like alkaline KMNO4 और acidified potassium dichromate। यहां से दोनों H हट के एक डबल बॉन्ड O लग जाता है। एंड एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन एल्डिहाइड्स के ऊपर, CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड्स के ऊपर अगर आप यही अल्कलाइन KMNO4 यूज करेंगे तो यहां पे तो बस इतना होगा कि KMNO4 यहां एक O लगा देगा, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के बराबर एक O लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH।
देखो KMnO4 ना दोनों काम कर सकता है, वो सिर्फ O भी लगा सकता है, वो H हटा के O भी लगा सकता है। एल्डिहाइड्स पे वो सीधे ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन अगर उसे अल्फा कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, मतलब अल्कोहल की बात कर रहा हूं, अल्कोहल के अल्फा कार्बन पे उसे हाइड्रोजन मिल जाते हैं, तो फिर वो 2H हटा के डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल में हमने पढ़ा था और ये एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। ये दोनों रिएक्शन आपके पढ़े हुए हैं, ये नोट करिए। अच्छा आप लोग बताओ, आपको याद आ रही है दोनों रिएक्शन पहले पढ़े हुए हैं? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके Done, sir. ओके लास्ट प्रिपरेशन बाय acidic hydrolysis of acid derivatives. Hydrolysis of acid derivatives. अच्छा एक चीज बताइए, हैंड रेज करिएगा, आप में से किस किस को मालूम है एसिड डेरिवेटिव्स किन्हें कहते हैं? मालूम है किसी को एसिड डेरिवेटिव्स? हैंड रेज करो अगर किसी को मालूम है। नहीं मालूम? ठीक है, सुनो, देखो एसिड डेरिवेटिव्स, वैसे तो नाम से तो ये पता चल ही रहा है कि जो भी चीज एसिड से डिराइव करी जाए उसे हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे अमोनिया डेरिवेटिव था जो अमोनिया से डिराइव कर रहा है, वैसे एसिड डेरिवेटिव है जो एसिड से डिराइव करेगा। अब मैं आपको बता दूं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं। देयर आर 4 फंक्शनल ग्रुप जिन्हें आप किसी और नाम से जानते हो, लेकिन वो एसिड के ही बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं, वो बनाए एसिड से ही बने। ठीक है, जैसे देखो एसिड क्या होता है? एसिड होता है RCOOH, ये एसिड है। अगर मैं इसमें से OH हटा के यहां पे अलग अलग चीजें लगाता जाऊं तो वो अलग अलग डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं OH हटा के Cl लगा देता हूं तो ये बन जाता है RCOCl, ये एसिड का डेरिवेटिव, तभी इसका पूरा नाम है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिड से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहां से OH हटा के NH2 लगा दूं तो ये बन जाएगा RCONH2, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड्स, ये भी एसिड से ही बनाए गए। अगर मैं यहां से OH हटा के OR लगा दूं तो बन जाएंगे एस्टर्स। एस्टर्स भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, इवन एस्टर्स भी एसिड से ही बनाए जाते हैं। अगर मैं 2 एसिड आमने सामने से लाके, एक एसिड इधर से आता है एक एसिड इधर से आता है, इन दोनों को लाके इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर दूं तो बन जाएंगे एसिड एनहाइड्राइड्स, RCOOCOR। तो ये देखिए, ये 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। आप इसे एसिड क्लोराइड बोलते हो, इसे एसिड अमाइड बोलते हो, एस्टर बोलते हो, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हो, लेकिन आगे के लिए याद रखिएगा ये सब एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सब एसिड से ही बनाए गए। और अगर ये सब एसिड से बनाए गए यानी कि एसिड इनका पेरेंट है, ठीक है, सो इनका पेरेंट क्या है? एसिड, सो दे कैन बी कन्वर्टेड बैक टू देयर पेरेंट एसिड बाय देयर हाइड्रोलिसिस। अगर हम इन सारे एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कर दें ना तो ये वापस उसी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे जिससे ये बनाए गए। तो एक छोटी सी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखिए, पहले सब लोग थ्योरी लिखो। एनी एसिड डेरिवेटिव can be converted back, any acid derivative can be converted back to its parent acid, can be converted back to its parent acid
upon hydrolysis in acidic medium. Converted back to its parent acid upon hydrolysis in acidic medium. Hydrolysis in acidic medium. Kara note. Yes, sir. Yes, sir. Any acid derivative can be converted back to its parent acid upon hydrolysis in acidic medium. चारों रिएक्शन पहले देख लेना, उसके बाद ही नोट करना. देखो हमें इन्हें सिर्फ वाटर से हाइड्रोलाइज करना है, HOH/H+. यहाँ पे भी HOH/H+, यहाँ पे भी HOH/H+, यहाँ पे भी HOH/H+, मतलब एसिडिक मीडियम. देखो यहाँ पे HCl निकलेगा और OH यहाँ पे लग जाएगा, तो आप देख रहे हैं एसिड बन जाएगा. यहाँ पे अमोनिया निकलेगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, तो वापस एसिड बन जाएगा. यहाँ पे अल्कोहल निकलेगा और आप देख रहे हैं अल्कोहल के निकलते ही OH यहाँ पे लग जाएगा, तो इसमें भी एसिड बन जाएगा. पहले तो ये तीन रिएक्शन देखिए, ये बनेगा एसिड प्लस HCl, ये बनेगा एसिड प्लस अमोनिया, ये बनेगा एसिड प्लस अल्कोहल. और इफ यू रिमेंबर दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन को एस्टर इस बैकवर्ड रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते थे, इधर वाले रिएक्शन को एस्टर हाइड्रोलिसिस बोलेंगे. और यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, कि ऑक्सीजन के किसी एक तरफ से क्लीवेज करेगा यहाँ पे, और H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा. तो आप देखिए अगर इधर H आ गया तो ये भी एसिड, और इधर OH आ गया तो ये भी एसिड, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड. So all these acid derivatives can be converted back to their parent acid upon hydrolysis in acidic medium. Got it? समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लीजिए चारों रिएक्शंस. Done, sir. ओके, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद देखिए हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई. नाउ विल मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर इवन केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. आप देखिए जरा ध्यान से, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. और जब आप इसे वाटर में डालेंगे तो देखिए एक वाटर यहां से आया, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, और इसका H इसके O के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, आप यहां पे भी दिखा सकते हो, लेट दिस बी HOH, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, और इसका O इसके H के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज दिस एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, और हर वो चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है. तो लिखिए सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए all acids are readily soluble in water. All acids are readily soluble in water due to their ability. All acids are readily soluble in water due to their ability to form
intermolecular hydrogen bonds with water. Ability to form intermolecular hydrogen bonds with water. और ये बना लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लीजिएगा। Done, sir. ठीक है, दूसरा देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया हाइड्रोजन बॉन्ड्स? यस। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में लिखवाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट कब हाई होता है चीजों का? जैसे सॉल्युबिलिटी में हम देखते हैं कि कोई चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है या नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में हम देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल खुद अपने ही साथ स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पैक है कि नहीं। हम जनरली यही बोलते हैं ना कि जिन मॉलिक्यूल में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं वो लो बॉइलिंग होती हैं, जिनमें थोड़े स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस होते हैं उनका थोड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें और भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे अल्कोहल है, ROH, ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, एक अल्कोहल ये ROH। अब दो अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे अल्कोहल्स आर वेरी हाई बॉइलिंग कंपाउंड्स बिकॉज़ दे आर ऑल एसोसिएटेड टुगेदर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जिस तरह से अल्कोहल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एसिड भी एसिड के साथ बना लेता होगा। देखो, RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एसिड आप देखिएगा पहले, और एक एसिड हम ऐसे ले लेते हैं सामने से, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसके बीच में मैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना दूं। पहले तो ये बताओ, ये गलत तरीका तो नहीं है ना बनाने का? सही बनाया ना मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड? बोलिए। ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, ये डॉटेड वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोई गलती लग रही है इसमें या सही है? ठीक है, सब लोग बोलिए। आशी, आयुषी, अनन्या। Yes, sir. मेरा क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ठीक बनाया है, इसमें कोई, अगर आपको लग रहा है ये एच ऊपर कैसे कर दिया, इट डजंट मैटर, बॉन्ड ही तो है, चाहे आप सामने दिखा दो या नीचे दिखा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? OH बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ गलती नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है कि अल्कोहल भी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एसिड भी एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल आपस में कंपेयर करने के लिए दे दिए जाए, हमसे कोई ये पूछ ले कि एसिड और अल्कोहल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इनफैक्ट ये बोल दिया जाए कि एसिड एंड अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, उनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो फिर कैसे बताओगे आप? बताइए। जब दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, या तो एक डायपोल डायपोल बना रहा होता या वैन डर वाल्स बना रहा होता, तो हम आराम से बोल देते कि उसका लो बॉइलिंग होगा। लेकिन जब दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों कंपेरेबल मोलर मास के दे दिए जाएं, तो इज देयर एनी वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? बताइए। देखो, मैं बताता हूं, इस केस में तो एटलीस्ट है, एसिड एसिड के बीच में ये जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये बनाया तो मैंने सही है, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है आपको। देखो, ये याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको हमेशा ऐसे दिखानी है, RC डबल बॉन्ड OH, एक एसिड मॉलिक्यूल इधर से आएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एक एसिड इधर से आएगा, और याद रखिएगा द एसिड ऑलवेज फॉर्म्स अ डायमर। ये आपने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में भी शायद एक आध न्यूमेरिकल करा हो, जिसमें आपने पढ़ा हो कि एसिड्स डायमर बना लो, ठीक है। तो ये याद रखिए, बेशक दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
लेकिन अल्कोहल के एक दो मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही हाई बॉइलिंग कंपाउंड्स होते हैं, एक्सट्रीमली हाई बॉइलिंग कंपाउंड्स। इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनिक में आप अपने लेवल पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हो ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, उन सब में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज डाइमर। ठीक है, तो लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, carboxylic acids are extremely high boiling compounds. Carboxylic acids are extremely high boiling compounds since they are all associated to form dimer. They are all associated to form dimer, DIMER, through intermolecular hydrogen bonds. Dimer through intermolecular hydrogen bonds. और ये डायमर बना लीजिए। डन। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तक। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Thank Good you, sir. evening, sir. थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।